जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, ये है पाकिस्तान जहां एक सेकंड के अंदर पूरा मूड बदल जाता है जी। और आज मूड क्या है? ये जो मीम मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, दिखा दे मीम। मेरा ख्याल है कि ये हमारे सबकी जज्बात की एक तस्वीर है कि पीछे आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। सियासत, मईशत, आज़ादी, लॉन्ग मार्च, किसी को कम अज़ कम आज के लिए या और कुछ नहीं तो चंद लम्हों के लिए हमें परवाह नहीं है, क्योंकि आज हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 कप के सेमीफाइनल में कामयाब हुए हैं। ये कैसे हुआ है? ये भी एक तरह से एक मौजज़ा भी है। बहुत लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे 1992 में हुआ था। जैसे मेरा ख्याल है कि किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि क्या हुआ था 1992। मेरा ख्याल है कुछ लोगों को, मेरे जैसों को बताने की जरूरत है। हाँ। एक क्रिकेटर थे, इनका नाम था इमरान खान। अच्छा, वो वर्ल्ड कप जीते थे। राइट। उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। और अगर वो ना होता तो आजकल जो हो रहा होता शायद वो भी ना हो रहा होता। तो एक बहुत बड़ी अहमियत है सर इस वर्ल्ड कप की। अच्छा, अब मीम्स मैं आपको थोड़ी सी आज दिखाऊंगा, क्योंकि सिर्फ हमें क्रिकेट में महारत हासिल नहीं है, हम माहिरान मीम्स भी हैं बतौर कौम। अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैंने अपनी नहीं बात कर रहा, ये मैंने नहीं बनाई, ये अवाम ने बनाई है। और आप देखेंगे शाहजेब कि हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं मीम्स में। जैसे कि ये वाली, अब ये देखें यार, और ये ऐसी जो मीम होती है ना जिसको फुल, हाँ थैंक यू। अब ये ऐसी मीम है, इतनी प्यारी मीम है कि इसमें हालात हाजरा की तरफ भी मुसन्निफ की नजर है। हमारे सियासत और खेल साथ साथ चलता है। सियासत और खेल और खेल ने आप देखें कि कौन सी दो शख्सियात को साथ साथ बिठा दिया है। अच्छा, रुहान भाई ने तो एक बड़ी पॉजिटिव किस्म की ट्वीट की है कि जी क्रिकेट बॉट इमरान एंड बाजवा टुगेदर। इसकी मैंने एक और वर्जन भी देखी है जिसमें कैप्शन ये है कि ये होता है कि जब तलाक से पहले आपने सेमीफाइनल की टिकट खरीद ली हो। मैं ये नहीं कह रहा हरगिज, लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसी तर्ज में, इसी स्पिरिट में एक और मीम है जो मुझे तो बड़ी पसंद है, मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगी। ज़रा दिखाएं स्क्रीन पर कि या देखें, हमसे गलतियां हुई हैं लेकिन हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना कि एनी रिजेम्बलेंस टू पर्सन्स लिविंग और डेड इज प्योरली कोइंसिडेंटल। हम सिर्फ क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, बात भी सही है, मायूस नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि अब मैं जनरली पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत दोस्त क्रिकेट फैंस हैं, मतलब जनूनी किस्म के। जैसे मेरा ख्याल है कि 90% हमारे मुल्क की जो आबादी है, और मैंने देखा है कि उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसा हाल होता है मैच से पहले, अगर आप दिखा दें कि क्या हो रहा होता है कि ये देखें जी, गैस मास्क पहन के बंदा बैठा हुआ है, हाथ में विटामिन सी है, सामने बीपी की मशीन, वो पल्स का मीटर, ऑक्सीजन सब रखा हुआ है कि क्योंकि नहीं पता कि कभी भी हमारी टीम आपको दिल का दौरा दे सकते हैं, या तो गम में या तो खुशी में, बिकॉज ये कहते हैं ना कि दोनों एक्सट्रीम्स अच्छी नहीं होती। लेकिन हम जीत गए, और जीतने की मुनासबत से मेरा ख्याल है कि जो ये एक बॉलीवुड की ही मीम है, ये सबसे बेहतर फिट होती है। और वो ये है कि जी, हम जिस टाइप का आदमी है ना लाला, इसमें दिक्कत यही है कि हमें खुद नहीं पता हम कब क्या करेंगे। अच्छा, अब हम पहुंच तो गए हैं यहाँ पे, और अब हम फाइनल्स में ही जाएंगे, लेकिन यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, हम ये कैसे हुआ है? तो हमारी जो, जैसे गेम, कोई भी स्पोर्ट इवॉल्व करती है, गेम इवॉल्व करती है, स्किल्स इवॉल्व करती हैं, हमारी मीम गेम भी इवॉल्व हुई है। और अब हम सिर्फ मीम्स तक महदूद नहीं है, अब बाकायदा पूरे वीडियोज़ भी बन रहे हैं, एक्सप्लेनर्स। अच्छा, जैसे मैं पहले कह रहा था कि काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि यार बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे 1992 में हो रहा था। और ये सुनकर पीटीआई भी थोड़ी सी खौफज़दा हुई है, और उन्होंने बाकायदा एक बयान भी उनका एक मंजर आम पर आया है, अगर वो चला दें, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी बाबर आजम पर अभी से वाजे कर देना चाहते हैं कि सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान वजीर आजम बनने के हकदार होता है। अच्छा, ये एक पैरोडी ट्वीट है, ये मजाक हो रहा है। मैं सिर्फ ये वाजे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल फिर कोई बंदा ये ना कहे कि ये देखो लिफाफे लेकर झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत मजाक हो गया, थोड़ी सी मेरे ख्याल सीरियस भी बात कर लेते हैं। यार, एक बात जो बिल्कुल साफ इसमें नजर आ रही है, हम कितनी जज्बाती कौम है, चाहे सियासत हो या क्रिकेट हो ना। मतलब हम इंतहा से मोहब्बत करते हैं और फिर इंतहा से फिर नफरत भी करते हैं, कभी 5 मिनट के अंदर। हाँ, मतलब जैसे
जैसे आज हम वैसे बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है कि सियासत के मैदान में भी बहुत कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब ने बयान दिया है, शहबाज शरीफ लंदन पहुंचे हैं, आर्मी चीफ के हवाले से चमगोइयाँ चल रही हैं, लेकिन आज हमने फैसला किया कि नहीं, हाँ। एक दिन जो है हम अपनी टीम की जो कारकर्दगी है हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। हाँ। अच्छा, और ऑन दैट पॉइंट वसत साहब, सिर्फ वर्ल्ड T20 की जो टीम है उसकी हम उनको मुबारकबाद पेश नहीं करनी है, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम को भी बनता है। जी बिल्कुल, बल्कि मेरा ख्याल है कि बराबर का हक बनता है, इसलिए कि पाकिस्तान विमेन टीम की जो वाइस कैप्टन है निदा डार, उनको ICC इंटरनेशनल ने एक तो प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल दिया है, दुनिया में एक ही को मिलता है एक वक्त में। इसके अलावा आज तारीख ये रकम हुई है कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने जो मेहमान टीम थी आयरलैंड, उससे 3 मैचों की सीरीज़ क्लीन स्विप यानी 0-3 से जीत ली है। जो हदफ था वो 5 विकेटें बचा के हासिल कर लिया गया। गुलाम फातिमा ने 5 विकेटें ली, टोटल उन्होंने सीरीज़ में 8 विकेटें ली, जो कि अपने तौर पे एक रिकॉर्ड है। बल्कि बिस्मा मारूफ और सदफ जो हैं उन्होंने 124 रन्स की जो पार्टनरशिप आज बनाई, उसकी बुनियाद पे ये तारीख़ी फ़तह हासिल हुई है। अच्छा, बात आपने की कि जज्बाती कौम होने की, आपको याद होगा कि जब जिम्बाब्वे से और भारत से पाकिस्तान हारा था तो सारे तीरों का रुख किसकी तरफ था? बाबर आजम की तरफ और मोहम्मद रिजवान की तरफ। आज उन्होंने 110 रन की पार्टनरशिप बनाई तो सबके मुंह जो हैं वो बंद हो गए। और हद ये है इतनी दुश्नाम तराजी हुई कि एक मीम मैंने पढ़ी थी उस ज़माने में कि जी अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो वापसी है वो कीनिया के रास्ते पाकिस्तान होनी चाहिए। यानी जो लोग थे वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन आज जाहिर है कि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता। तो एक सहाफ़ी हैं शहरियार जाफरी, उन्होंने कहा कि भाई मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपके लिए जो अभी पिछले दिनों जो ट्वीट्स की हैं मैं सारी की सारी जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है मुबारकबाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर का ट्वीट है और वो भी उर्दू में है। उन्होंने लिखा है क्रिश्चियन टर्नर ने कि एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, एक और शानदार जीत, क्या 92 की तारीख दोबारा दोहराई जाने वाली है। भारतीय क्रिकेटर वो मुबारकबाद दे रहे हैं। संजय मजरेकर उन्होंने कहा है जी मिसाली खेल। वसीम अकरम कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लिनिकल किस्म की परफॉर्मेंस। इरफान पठान को आप जानते हैं, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप में अब तक का जिस तरह मिसाली सफ़र तय किया है पाकिस्तानी टीम ने, वो काबिल तकलीद है। इमरान खान ने जो ट्वीट की चंद लम्हे बाद, तो उसमें उन्होंने लिखा सबसे पहले कि बाबर अवान और उनकी टीम को अजीम फतह पे मुबारकबाद। फिर अचानक उन्हें ख्याल आया तो उन्होंने करेक्शन की, बाबर आजम और उनकी टीम को अजीम शान फतह पे मुबारकबाद। ऑटो करेक्ट में तो इस तरह की चीजें भी हुई हैं, इस तरह की चीजें भी हुई हैं। मतलब अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम सभी ने किया। डीजी ISPR ने किया, डीजी ISPR ने कहा, कुछ सहाफ़ी हजरात ने बाकायदा इन तीनों ट्वीट्स को साथ रख के कहा है कि जी देखें किसको ज़्यादा लाइक्स मिल रही है। ये शायद पैमाना नहीं है या है, वो एक अलग बात है। सियासत पर हम पिछले रोज़ भी बात कर रहे थे, कल भी बात करते रहेंगे। ताहयात मेरा ख्याल है कि हम बात ही करते रहेंगे, कल हम हमेशा कर रहे होंगे, आज थोड़ा सा इस पे ही फोकस करते हैं। हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल गफ्फार साहब, हमारे डॉन न्यूज़ के स्पॉटर हैं, स्पॉट शो भी करते हैं। गफ्फार, ये थोड़ा सा कुछ पार्टीशन वाला सीन नहीं लग रहा आपको? क्योंकि अब बचे हैं पाकिस्तान, भारत और इंग्लैंड, और अगर हम तारीख को देखें तो इंग्लैंड तो साइड पर हो जाएगा और कहेंगे कि आप दोनों लड़े। आपको क्या पॉसिबिलिटी लग रही है एक पाकिस्तान इंडिया फाइनल की? बहुत शुक्रिया आप सबका, और डेफिनेटली जो आपने बात की, लेकिन जो हम ऑफिस में भी डिस्कस कर रहे थे 92 और 2022 यानी कि पूरे 30 साल बाद जो सिमिलैरिटीज बन रही हैं वो आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि सीधा चीज़ें मैं आपको बता रहा था, 92 के वर्ल्ड कप में उससे पहले जो वाक़यात हुए, मतलब ऑस्ट्रेलिया भी साथ साथ चल रहा है हमारे। 87 में वो भारत में और पाकिस्तान में होने वाले एशिया में वर्ल्ड कप में जीत कर गए, 92 में पहले राउंड में बाहर हो गए भारत, और वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, यहाँ भी ऐसे ही हुआ। वो जीत के गए हैं 2021 में यूएई के अंदर वर्ल्ड कप, और अब उनके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, वो पहले राउंड से बाहर। तो जी 92 ऑस्ट्रेलिया को भी लेट हुआ। दूसरी बात, पहला मैच जो हम जीते यहाँ पर हारे, बल्कि वो इंडिया से था और वो मेलबर्न में था, हम हार गए।
उसके बाद देखें जी आप कि हम पहला मैच ग्रुप का हारे, वो भी इंडिया से 92 में भी, और यहाँ भी हुआ। हमने लास्ट तीनों मैच वहां जीते थे, यहाँ भी तीनों ही मैच जीते। वहां भी आखिरी दिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट पे हमारा फैसला हुआ, यहाँ भी वही फैसला हुआ। और तो और इमरान खान साहब और ग्राहम गूच 92 वर्ल्ड कप की फोटोशूट ऑफिशियल ट्रॉफी में 10 कैप्टनों में ये दोनों साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ भी जोस बटलर और बाबर आजम साथ बैठे थे। अब ये कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तमाम कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन परफॉर्मेंस की ज्यादा बात करें, देखें ये जरूर है कि कुछ लोगों को ये शायद थोड़ा सा रियलाइज हो रहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ सिर्फ किस्मत ही रही। और ये देखिए, मैं बड़ी सिंपल बात बोलता हूँ कि 2 ग्रुप होते हैं सर, 6 टीमें होती हैं, सबको 5 मैच मिलते हैं, ओपन गेम है, जो टॉप 2 पे फिनिश करे, अब वो कोई ए बी से आ रहे, बी सी से आ रहे, डी जो है ना वो एफ से आ रहे, डजंट मैटर। जो टॉप 2 टीम है वो पॉइंट्स की बेस पर आती है। वी क्वालिफाई ऑन बेसिस ऑफ सुपीरियर रन रेट। हम अपने ग्रुप में नंबर 2 थे, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस है दैट वाज क्लिनिकल। न्यूजीलैंड बेचारा, ये पत्नी ऑस्ट्रेलिया जैसे जो हम मार खाते हैं, ये हमसे मार खा रहे हैं। 92 का सेमीफाइनल हारे, 99 का सेमीफाइनल हारे, इसी तरह 2014 का सेमीफाइनल हारे, और आज 2021-22 का भी सेमीफाइनल हार गए। तो ये बेचारे गरीब जो बड़ी शरीफ अच्छी कौम है न्यूजीलैंड की, ये हमारे सामने बस आ जाते हैं, वरना ये वर्ल्ड कप शायद उनका हो सकता था। लेकिन मुसलसल चौथा सेमीफाइनल हारे हैं। तो हम भी बड़े जालिम लोग हैं क्रिकेट के, अगर हमें कोई जुल्म करता है तो हमने भी जुल्म करना शुरू कर दी है। और ये तारीफ हमें करनी पड़ेगी कि बाबर आजम, जिनको बहुत क्रेडिट नहीं मिल रहा। अच्छा, आप अभी बात करते हैं जरार साहब के सिर्फ वनडे की कप्तानी जो है ना मिल सकती है, लेकिन क्या ख्याल है आपका? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है तो कम से कम कोई सूबे की वजारत आला तो बनती है मेरे ख्याल में। हाँ, वो मेरे ख्याल है कि 20-30 साल बाद इस पर डिस्कशन हो सकेगी, अगर वो जीत गए। अगर नहीं जीते तो फिर आपको पता है कि तोपों का रुख दोबारा उनकी तरफ। वजीर आजम बनने के लिए इन्हें कम से कम 2.5 T20 वर्ल्ड कप जीतने पड़ेंगे, 2.5 T20 वर्ल्ड कप, तब जाके वजीर आजम बन सकते हैं। अच्छा, अब गफार साहब बताएं, अब नेक्स्ट है हमारा इंग्लैंड एंड इंडिया, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि अगर मैं ये बोल दूं कि हम चाह रहे हैं कि अब 2 बातें, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाए, कुछ कह रहे हैं नहीं भाई, इंग्लैंड अगर इंडिया को हरा दे तो थोड़ी ठंडक और बढ़ जाएगी। ये भी एक फैक्टर है पाकिस्तान इंडिया में, वो भी यही बात करते हैं अगर हमारा सेमीफाइनल अगले दिन होता है। लेकिन वहां पर ये डिबेट शुरू हो गया है थोड़ा बहुत कि भाई पाकिस्तान पहुंच गया, हमें भी पहुंचना है। लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आई थिंक 50-50 चांस है दोनों टीमों का। इंग्लैंड एक रियल किस्म की एक ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है जिसको कहते हैं ना बेंचमार्क सेट किया हुआ है, उनको सब रीच करना चाह रहे हैं। वो 2019 के जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके चैंपियंस हैं, और इसी तरह उनकी हालिया फॉर्म पाकिस्तान में 4-3 से हमें सीरीज हरा के गए, हमारे मुल्क में हरा के गए। तो दे नो हाउ टू बीट एशियन टीम्स, वो पाकिस्तान को भी हरा के गए हैं। बट इंडिया के पास विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में है, रोहित शर्मा उनके कप्तान फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमारे कप्तान भी फॉर्म में नहीं थे, आज फॉर्म में आ गए। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रियल क्रैकर ऑफ अ गेम। और वैसे भी बॉस, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है और हमने आराम से सीट पीछे करके और आराम से स्विच ऑन करके, कोई पॉपकॉर्न खा रहा होगा पाकिस्तान में, किसी के हाथ में कोई बर्गर होगा, और हम इंडिया का सेमीफाइनल देख रहे हैं, तो मजा तो वैसे ही आ जाएगा कि हम तो पहले ही पहुंच चुके हैं। हाँ हाँ, हम तो चले। अच्छा, आप कुछ मुझे ये भी बता रहे थे, अभी ऑफिस की आप बात कर रहे थे कि फाइनल का जो दिन है उसमें कुछ मौसम का भी कोई मसला वसला बन सकता है, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? दरार भाई, इसमें ये चीज़ है कि आपके सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए जो है ना रिजर्व डे मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेलबर्न की जो वेदर फोरकास्ट है वो 13 नवंबर को फाइनल है और 14 नवंबर इसका रिजर्व डे है। वेदर की फोरकास्ट मौजूद है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो बारिश का इम्कान है। ऐसी सूरत में जॉइंट विनर डिक्लेयर हो जाएंगे। इससे पहले भारत और श्रीलंका एक मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी के विनर हुए, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आप इमेजिन कीजिएगा अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में आ जाए और 2 दिन तक बारिश का हम इंतजार कर रहे हैं कब ये दोनों उतरेंगे और ज़बरदस्त किस्म की ना लड़ाई होगी मैदान में, और अचानक दोनों ही ट्रॉफी पकड़ के इकट्ठे तस्वीर खिंचवा रहे हो जी हम एक मुश्तरका विनर है, तो एनी ड्रामा पॉसिबल। बट ये भी एक बात है कि आज मैं अफनान से बात कर रहा था जो कि सिडनी में पाकिस्तानी सहाफ़ी मुकीम है, उन्होंने बताया कि वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है मेलबर्न का, और ये ज़रूरी नहीं है कि मेलबर्न की जो चीज़ एक्यू वेदर पे गूगल पे शो हो रही हो वो पूरे ही मेलबर्न के हवाले से है। वहाँ अक्सर ऐसा होता है जैसे कराची बहुत बड़ा शहर है, कहीं बारिश हो रही कहीं नहीं हो रही,
तो इमेजिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट वेदर फोरकास्ट बिल्कुल मौजूद है, एक खदशा मौजूद है। लेकिन हमेशा की तरह वेदर फोरकास्ट में जो आखिरी दिन होता है कि चंद घंटे पहले ही जाके सही मालूम हो सकेगा कि क्या बारिश के इम्कानात है, बट खतरा मौजूद है। लेकिन रूल ये है कि अगर बारिश दोनों दिन हुई रिजर्व डे में भी, तो फिर दोनों जो फाइनलिस्ट होंगे वो ज्वाइंट विनर डिक्लेयर किए जाए। सोचो अगर पाकिस्तान और इंडिया जॉइंट विनर्स डिक्लेयर, अगर जॉइंट विनर्स हो गए, जो आपने सिनेरियो पेश किया है, तो वो जो ट्रॉफी है वो 2 होंगी या वो 1 होगी? अगर 1 होगी तो फिर कौन लेके जाएगा? सर इसमें डेफिनेटली मुख्तलिफ रूल्स रहे हैं माजी में। ये भी रहा है कि ट्रॉफी वैसे भी ओरिजिनल कभी नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ ये सब शायद हो सकता है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, मुश्तरका तौर पे होती हैं। आईसीसी इसको शायद एक्सप्लेन करेगा, जो कि इतने सिनेरियो के लिए तो हम सब भी तैयार नहीं थे, बट 2 सूरत हाल हो सकती हैं। या तो ये कि ट्रॉफी के रेप्लिका, या फिर आप ट्रॉफी बारी बारी अपने पास रख सकते हैं। और फिर जब 2 साल बाद जब 2024 में, ये भी सुन लीजिए बड़ा मजेदार किस्सा है कि 2024 में अमेरिका में वर्ल्ड T20 होगा वेस्ट इंडीज के साथ मिलकर। तो क्रिकेट पहुंच रही है अमेरिका, तो शायद ये ट्रॉफी जब अमेरिका जाए तो इसको 2-2 लोग लेके जा रहे हो, लेकिन इसका फैसला भी संडे को हो जाएगा। हो सकता है कि अगली पाक इंडिया जंग इसी चीज पर हो कोई के चीज़ भी सिंपल नहीं है। आपने ट्रॉफी वापस देनी थी, आपने वापस आपने नहीं दी। बहुत शुक्रिया गफार। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक जी। आपको पता है कि साफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की इन्वेस्टिगेशंस इस वक्त जारी हैं। अभी तक जो हमें इतलात मिली हैं उसके मुताबिक अभी अरशद की फैमिली को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इस तरह की डिटेल्स नहीं फराहम की गई। इनफैक्ट वो सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर रहे हैं एंड सो ऑन। लेकिन एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ हुई है कि अभी कुछ घंटों कबल एक टॉक शो पर अरशद शरीफ की लाश की तस्वीर, उनकी जो गोलियां उनको लगी हैं और उनके हाथों पर फोकस किया गया है, वो ना सिर्फ उस पर बात हुई है, बात करना एक चीज़ है, बल्कि वो तस्वीर भी नशर हुई हैं। तो अब मैं जानता हूं कि एक न्यूज़ वैल्यू है इन चीज़ों की, लोग शायद जानना भी चाहते हैं। डेफिनेटली न्यूज़ एंकर्स ये चाहेंगे कि जी हम ये दिखाएं कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई है, कितनी ऑथेंटिक है, इस पर हम ज़ाहिर है कि कोई डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता। लेकिन क्या इस वक्त पर इसकी न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा है या ये एथिकल लैप्स ज़्यादा है? क्योंकि नोट करें शाहजेब कि इस वक्त उनकी अपनी फैमिली को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। देखिए, हमारे दोस्त हैं कमाल सिद्दीकी, वो एथिक्स इन जर्नलिज्म पे कोर्स पढ़ाते रहे हैं बड़े अरसे से, और जब भी वो पढ़ाते हैं सहाफ़ियों को, वो सहाफ़ी कहते हैं कि जी ये तो आप अच्छी हमें बातें बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो तो हमें बिल्कुल अलग है। और वो उसमें हम क्या बताते हैं, जो हमने भी सीखा था कि डेड बॉडी जब आप दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पे, लोग ड्राइंग रूम में देख रहे हैं, बच्चे हैं, उससे क्या वैल्यू ऐड होती है। और जो तस्वीरें आपने मुझे दिखाई ज़रा देर पहले, वो मतलब मैं तो उसको एक सफ़ाकाना सहाफ़त कहूँगा कि अगर आपके हाथ ये लग भी गई, आपने कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाई, फैमिली के लिए नहीं दिखाई, आप क्या ऐड कर रहे हैं उसको नशर करके ना। आप ये दिखा रहे हैं कि मेरी एक्सेस है उस जगह तक जहाँ तक किसी की एक्सेस नहीं है, और मैं वहाँ से भी चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अब एक सहाफ़ी बैठ के दूसरे सहाफ़ी को क्रिटिसाइज़ करें। ये हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा इशू है कि जिस ज़माने में यहाँ पे हलाकतें भी होती थीं, बम धमाके होते थे, तो चैनल्स को ये फोर्स किया जाता था कि हमें डेड बॉडीज़ दिखाओ। फिर बहुत सारा इस पर शोर मचा कि भाई ये इससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है, आप कभी भी डेड बॉडी को नहीं दिखाते। अरशद शरीफ का मर्डर एक हाई प्रोफाइल केस है, उसके बहुत सारे सवालात हैं जो लोग मांग रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसी सूरत हाल में एक नई वीडियो लाना, उनकी बॉडी दिखाना कि वो किस तरह से उस पर तशद्दुद हुआ है, आई डोंट थिंक कि इसका कोई जवाज़ है। वो सर से पूछ लें कि मुझे तो समझ नहीं आता। जी वो सर, तकरीबन हर एंकर जो है वो माजी में मैं देखता रहा हूँ पिछले 30 साल में दुखी होता रहा है। इसी तरह कोई एक एंकर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने, मुझे याद पड़ता है कि जिस ज़माने में कराची ऑपरेशन हो रहा था या उसके बाद जो मारामारी हो रही थी, तो उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे खुद ही ये तय हुआ था कि जो है गोरी सीन्स और जो लाशें हैं वो किसी सूरत में नहीं दिखाई जाएंगी, और अगर दिखाई भी जाएंगी तो ब्लर का जो हमारे पास एक मेथड है उसके ज़रिए दिखाई जाएंगी अगर बहुत ही मजबूरी हो। लेकिन जाहिर है कि वो कुछ दिन तो चलता है मामला, और उसके बाद फिर होता ये है कि ये जो रेटिंग की नहूसत है, ये जो गला काट मुकाबले का मनहूसपन है,
और ये जो एक बेमहार किस्म की बेलगाम दौड़ है कि उसने अगर ये किया है तो अब मुझसे नेक्स्ट लेवल पे मुझे जाना है, तो ये हमें जर्नलिज्म समेत ज़िल्लत की, प्रोफेशनल ज़िल्लत की गहराइयों में गिराती चली जाती है। और इसीलिए आम आदमी से आप पूछ लें, इसीलिए वो सोशल मीडिया जो है वो फिर कहता है यार सोशल मीडिया भी अगर यही कर रहा है और आप भी यही कर रहे हैं तो फिर मैं सोशल मीडिया क्यों ना देखूं, जहां आपसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार खबर और झूठ और सच सफ़र करता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हम मतलब कोई इनमें हम ना खानदान लोग नहीं हैं, ना हम नन्हे बच्चे हैं, हमें सब कुछ पता है। हाँ। और अगर हम जानते बूझते, और अगर मालिक कहता है या कोई ऊपर का अफसर कहता है, तो आप उससे आर्गुमेंट करें कि यार ये जर्नलिज्म है, मैं इस सीट पे बैठा हूं, या तो मुझे काम करने दो या फिर ये खुद कर लो। अगर आप रेजिस्टेंस करें तो मेरा ख्याल है ये ट्रेंड को अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन हम खुद जो हैं वो गिलास कोई मार रहा है या गाली दे रहा है तो हम हंसते हुए कहते हैं यार ना करो ना करो, कट नहीं लेते, उसे समझाते नहीं है। रेटिंग के लिए सब कुछ करेगा, रेटिंग के लिए सब कुछ करेगा। मेरा ख्याल है कि सारे मसले निचोड़ ही उसने बता दिया। वक्फा ले लेते हैं। ज़रा हटके में अब कुछ ऐसी बात करते हैं जो वाकई ज़रा हटके है, और ये है आर्ट की बात कि आर्ट का सियासत से, समाज से, हमारी सकाफ़त से कितना ताल्लुक़ है। आप हमारे देहातों में जाएं, गलियों में जाएं तो हमारे ट्रक आर्ट देख लें, रिक्शा देख लें, हमारे आम लोग जो हैं वो हमेशा से करते आए हैं। तारीख़ी तौर पर देखें तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान की बात हो, मोहनजोदड़ो की बात हो, आपको हज़ारों साल पुरानी आपको ये एविडेंस मिलता है कि हमेशा से इस खित्ते के लोग जो हैं वो उनका आर्ट से कितना लगाव रहा है। लेकिन आजकल के दौर में बड़ा सवाल ये है कि अगर हमें आगे जाना है इस डिजिटल ज़माने में तो हमारा कदीमी विरसा, उसकी बका कैसे होगी, हमारी यंग जनरेशन जो है वो इस पर क्या कर रही है। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में फैसल अनवर ने, जो कि क्यूरेटर हैं कराची बिनाले 2022 के। इस वक्त एक ज़बरदस्त एग्ज़िबिशन है जो चल रही है शहर में, 9 मुख्तलिफ़ मकामात पर चल रही है। उसमें 40 से ज़ायद पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए हुए हैं 13 ममालिक से जो अपना काम दिखा रहे हैं। तो फैसल साहब, सबसे पहले अगर ये थोड़ा सा बता दें कि आपने कहा कि कोशिश ये है कि इसमें क्रिएटिविटी सामने आए, इनोवेशन सामने आए, और आपने कहा है कि जो आपके ये आर्टिस्ट हैं उनका जो भी अपना बयानिया है समाजी मसाइल पे, सियासत पे, वो उसको डेटा के ज़रिए पेश करें, विजुअलाइज़ करें। तो बताएं, इस साल जो आप ये बिनाले कर रहे हैं, पहले भी ये हो चुका है मेरा ख्याल है कोविड से पहले, इस साल की ख़ास बात क्या है? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इस साल जो कराची बाइनियल का जो हम कहें कि जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आज के दौर में, आज के टाइम में आर्ट और आर्ट का रोल क्या है। और ये एक तरह से एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें हम ये चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आज के दौर में आर्टिस्ट के पास क्या टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारे कौन से ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी हमारी सॉर्ट ऑफ आज के दौर की जो हैं इश्यूज़ हैं, जैसे क्लाइमेट की बात हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, राइट। ग्लोबल लेवल पे एक प्रॉब्लम है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं। अभी फ्लड्स हमारे कराची में भी आए, तो ये एक तरह से एक जिसको आप कह लें कि मेरे ख़्याल में आर्ट हमेशा से बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऐसे जो है डिस्कशन जनरेट करता है। और इस कराची में भी हमारा यही एक गोल है कि हम आर्टिस्ट को कलेक्ट करें और उनके साथ ये एक डिस्कशन करें उनके साथ। फैसल, थोड़ी सी मुझे बिनाले की तारीख बता दें कि कराची में एग्जिबिट हो रहा है। मैं पिछले साल तो वो कोविड की नज़र हो गया था शायद, जी, राइट। कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है? बाइनल की जो हिस्ट्री है वो तो बहुत पुरानी है। पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ये तीसरा बाइनल है। 17 में पहला हुआ था, फिर 19 में हुआ था,
फिर कोविड की वजह से हमें डिले करना पड़ा इसको, तो ये हमारा एक तीसरा बाइनियल है यहाँ पे। अच्छा, अब जब ये तस्वीर हम देख रहे हैं, अगर वो पिक्चर्स चला दें तो अब अगर मैं काम बंदा हूँ जो मैं हूँ और मैं कहता हूँ कि यार आर्ट, हाँ, तो मेरे जहन में क्या पिक्चर आती है? मेरे जहन में पिक्चर आती है यार गैलरी है, ठीक है, गैलरी में एक फ्रेम लगा हुआ है, उसके ऊपर मतलब किसी ने कोई या तो कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंट कर दिया या ऐसे कुछ किया गया। ये एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। जैसे ये जो हम देख रहे हैं, ये जो साइंस लगे हुए हैं, ये इनकी क्या है? आप मुझे समझा सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? जी, ये अमीन रहमान का काम है इस वक्त। अमीन रहमान एक बहुत इस्टेब्लिश्ड पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं इस वक्त, और ये कनाडा में इस वक्त रहते हैं। इनका जो काम है वो रिसर्च बेस्ड है, और ये बात कर रहे हैं द वाटर, जो पानी के जो मसाइल हैं, राइट, और पानी के मिसाइल पे उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, और इनका काम जो है वो टेक्स्ट बेस्ड है, लेकिन इन्होंने एक और उसमें एक और जिद्दत पैदा की, और वो ये कि इन्होंने एक और आर्टिस्ट के साथ मिलकर इसके ऊपर एक AR बेस्ड एक काम प्रोड्यूस किया, राइट। AR विच इज ऑगमेंटेड रियलिटी। थोड़ी वजाहत करेंगे। सो बड़ा मुश्किल है इसकी वजाहत करना। जी, तो जिस तरह से आप कहें कि जब मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की गई जिसमें मोबाइल बिकम आर जिसको कहें कि देखने का तरीका, विंडो टू द वर्ल्ड, राइट। ये हमें एक और पॉसिबिलिटी देता है जिसमें हम किसी भी सॉर्ट ऑफ इमेज को जब हम मोबाइल की नज़र से देखते हैं, तो वो उसके ऊपर उसका एक और एक्सटेंडेड, जिसको हम बोलते हैं, एक और कंटेंट या एक और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। यानी एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जब आप गैलरी में जाते हैं आपको पेंटिंग नज़र आती है एंड ऑल दैट। दूसरा ये है कि मोबाइल के थ्रू, क्योंकि आजकल के दौर में हम मोबाइल के साथ बहुत सारा टाइम गुजारते हैं और बहुत सारा उसके साथ कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं या देखते हैं, तो ये एक और एंगल प्रोवाइड करता है टूवर्ड्स द सेम आइडिया फॉर द ऑडियंस। अच्छा, अब ये एक और एंगल टुवर्ड्स द सेम आइडिया। अब पहले आपसे बात हो रही थी, आपने जिक्र किया, इस पे तो आपने भी जिक्र किया था अभी शाहज़ेब, कि हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो वर्सा है, उसको आप 2022 में कैसे लाएंगे? ठीक है, क्योंकि एक रिच हमारा कल्चर है, एक बहुत रिच हेरिटेज है, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। अब क्या उनमें कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत है, या तो मतलब मल्टीमीडिया के ज़रिए, जैसे कि बदीन की बात हो रही थी और आपने जिक्र किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। नहीं, जुल्फ़िकार फ़कीर। अच्छा, मेरी गलती हुई। उनका एक वो साज है हज़ारों साल पुराना, बरिंदो। वो आपके पास है, सितार, चित्राली सितार, उस पर आपने कुछ किया हुआ है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये हमारे जो रिवायती हैं इंस्ट्रूमेंट्स, कैसे आप डिजिटाइज क्या कर रहे हैं उसको? हाँ जी, मेरे ख्याल में हम ट्रेडिशन को चेंज नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। चेंज का लफ्ज़ मैंने गलत इस्तेमाल किया है जी। राइट, आई थिंक आज का सवाल ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि हम उसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, और हम उसको यंग जनरेशन में कैसे उसका एक्सपोजर दे सकते हैं, राइट। तो ये जो बरिंदों की आपने बात की, ये हमारे एक आर्टिस्ट हैं लंदन बेस्ड, UK बेस्ड, और हमारे पास सिंध में बदीन में अल्लाह जोरियो और फरीक जुल्फ़कार, जो कि 5-6 हज़ार पुरानी ट्रेडिशन के साथ चलते आ रहे हैं, और उनके पास एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको वो बरिंदो बोलते हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जिसको बोलें कि कुछ चंद फैमिलीज़, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, चंद फैमिलीज़ जो है वो उसको लेकर चल, उनकी ही रिवायत है, उनकी रिवायत है, जो कि हमारे पाकिस्तान में, कराची में एग्जिस्ट करती है। सो मेरा जो एक जिसको आप कहें कि और जो एक विज़न था, वो ये था कि हम कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के साथ कैसे हम नए तरीक़ों के साथ ट्रेडिशंस को आगे ले जा सकते हैं। हम कौन से औज़ार हैं जो वैसे नापैद होते जा रहे हैं, मतलब अगर आप अभी उसकी कोशिश ना करें इसकी बका की, तो ये वाइप आउट हो सकते हैं, हमेशा के लिए गए वाइप आउट हो सकते हैं। जिस तरह आपने सितार की बात की, ये भी यंग आर्टिस्ट फ्रॉम कराची
जो कि KCR जिनका नाम है, वो उन्होंने चित्राली जो सितार है उसके साथ उन्होंने काम किया, और वो भी उसका भी एक बहुत हिस्ट्री है, उसकी भी एक बहुत एक फ़न है, और उन्होंने उसके साथ कंप्यूटर और जिसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं उसके साथ उन्होंने एक इंटरवेंशन की, जोड़ दिया। और वो अब एक ऐसा साज है जो कि अभी अगर आप जाइए और आप उसको एक्सपीरियंस करें तो वो आपको वही पुरानी जो हमारी साउंड है उसको अब हम उसको एक और नई तरीके से आप पेश करें। अच्छा, यहाँ तक तो सही है सब कुछ, लेकिन पता है होता क्या मसला क्या होता है कि जब आप हालात हाजरा पर कोई आर्ट पीस लाते हैं ना तो माजी में हमने देखा है कि काफ़ी बड़ा मसला भी हुआ है, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। फैसल भाई, वक्फे से पहले आपकी गुफ्तगू मैं सुन रहा था, यहाँ मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। जहाँ तक पेंटर्स का ताल्लुक़ है तो इतनी आर्ट गैलरियाँ हैं, वहाँ सोलोज़ भी होती हैं, कलेक्टिव एग्जिबिशंस भी होती हैं। डिजिटल फॉर्मेट जो है मेरे हिसाब से कैनवस का फ़र्क है कि एक रिवायती कैनवस है और अब वो डिजिटल कैनवस हो गया है, वो भी हो सकता है। अब बार बार आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी रिवायती आर्ट फॉर्म्स हैं किसी भी शोबे की, और जो मरती जा रही हैं। अच्छा, महफूज करना एक बिलाशुबा एक बहुत ही अच्छा काम है और इसे जारी रहना चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और अहम काम भी है मेरे ख़्याल में, वो ये है कि महफूज तो आप लाश को भी कर सकते हैं, मम्मी बना के कर सकते हैं, वो हज़ारों साल रहेगी। असल मसला ये है कि जो आर्ट फॉर्म मरती जा रही है या मादूम होती जा रही है उसको ज़िंदा कैसे रखा जाए, अगली नस्ल तक कंटिन्यूटी के साथ कैसे मुंतकिल किया जाए। जैसे आपने बुरिंदों की मिसाल दी, मैं मिसाल दूंगा चंग, वो मरता जा रहा है। इवन ढोल की बजाने वाले बहुत कम हैं, इवन जो पुराने जो पेन वर्क का जो काम है वो नायाब होता जा रहा है। तो इसको जिंदा रखने के लिए क्या कर रहे हैं? महफूज रखना तो ठीक है जी, ये बहुत मेरे ख्याल में बहुत वसी सवाल है और इसका काफ़ी लंबा जवाब, जिम्मेदारी आप पर है, आप नहीं करना है। सारा बहुत लंबा इसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंटली देखना चाहूँगा। मेरे ख्याल में जो हमारा आप समझिए कि महफूज करना और उसको मुंतकिल करना, ये बहुत सारे शोबों का एक इज्तमाई मेरे ख़्याल में एक कहना चाहिए कि अमल होता है, राइट। हमारे पास इस वक्त और भी बहुत सारे पहलू हैं आर्ट को और आर्ट की को देखने के, राइट। हम इस वक्त जिस दौर से गुज़र रहे हैं, हम इस वक्त जिस एवोल्यूशन के दौर से गुज़र रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी हमारे साथ चल रही है, जिसमें हमारा एज ए सोसाइटी, हमारा एज अ माशरा एक तरह से वो जिसको मैं बोलता हूँ 24/7 लिविंग इन द मोमेंट, यानी हम हर वक्त एक रियल टाइम में गुज़र रहे हैं, राइट। तो उसमें बहुत सारे और भी पहलू आते हैं और उसमें हमें फिर ये भी देखना होता है कि हम कैसे जदीद तरीके, नए तरीक़ों के साथ काम कर सकते हैं, नए हमारे कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम लेकर चल सकते हैं, और फिर ये इंडिविजुअल आर्टिस्ट के साथ एक कॉन्वर्सेशन या एक उनके साथ काम चलता है जो इंडिविजुअल लेवल पे इन चीज़ों के साथ काम करते हैं। जैसे मतलब लंबा काम है ना, ये बहुत लंबा काम है, लेकिन डिजिटल होने की वजह से एक उम्मीद जागी है कि आगे जो है ना, ये ना सिर्फ प्रिजर्व कर रहे हैं बट इसमें इनोवेशन की भी बात कर रहे हैं ना जी, कि इसको आगे कैसे लेके बढ़ेंगे। अच्छा, आगे से पहले हम जरा पीछे चलते हैं 2019 में। और 2019 में क्या हुआ था कि कराची बेनाले में एक बड़ी इस पे खबरें भी चली थी, हमने भी इस पे काफ़ी बात की थी उस वक्त शाहज़ेब। अदीला सुल्तान, अदीला सुल्तान की एक एग्जिबिट थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये था और ये उन दिनों में थी जब राव अनवार की खबरें बड़ी गर्दिश कर रही जी। और राव अनवार के साथ एक नंबर जुड़ा हुआ है जो कहा 444, और ये वो नंबर है जो कहा जाता है कि इतने लोगों को राव अनवार ने झूठे इनकाउंटर्स में मरवाया था। दिस वाज द नंबर। अच्छा, ये एग्जिबिट तो लग गया। अच्छा, और मैं थोड़ा सा क्योंकि ट्रेडिशनल बंदा हूँ, मैं कहता हूँ यार आर्ट मुझे समझ नहीं आ रही, आधी चीज़ें ये मुझे समझ में आई थी।
हाँ, और मैं गया था वहाँ पे तो बड़ा एक पावरफुल एग्जिबिट था। वहाँ दाखिल होते हैं तो वो आपको हिट करता था, यू नो, बिकॉज एक चीज आपके सामने है, वो अब नंबर्स नहीं रहे, मतलब उनकी कब्रें बकायदा वहाँ पे बनी हुई हैं। लेकिन फिर कुछ लोग नाराज भी हो गए, हाँ, और वो आए और वो उन्होंने पूरी जगह को मश्क किया, गिरा बरा दिया, फिर बड़ा एक कंट्रोवर्सी हुई थी। तो जब आपका काम है क्यूरेट करना कि जी ये चीज़ चलेगी, ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है, आई मीन एक तरह से हम भी कर रहे होते हैं कि यार ये खबर चलानी है, ये नहीं चलानी है, जो भी, तो क्या आपकी एक आंख इस तरफ नहीं होती कि बड़ी सेंसिटिव टाइम है, बड़े सेंसिटिव लोग हैं, कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जो किसी भी हल्के से, चाहे वो रियासती इदारा हो या कोई ग्रुप हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, वहाँ से कोई रिएक्शन ना आए? तो किस हद तक आपको अपने आप को सेंसर करना पड़ता है? देखिए, वो ये बिल्कुल डिपेंड करता है क्यूरेटर या विजन पे, हाँ, राइट। मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बहुत सारे जो दूसरे मसाइल हैं। पॉलिटिक्स सिर्फ एक नज़रिया है किसी माशरे को देखने का। हमारे पास जैसे मैं पहले बात कर रहा था, हमारे पास और इस वक्त इतने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, राइट, जिसमें हमारी ट्रेडिशन की बात है, जिसमें हमारी क्लाइमेट की बात है, जिसमें हमारे ये जिस तरह हम साउंड की बात कर रहे हैं, या जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि आजकल के दौर में आर्टिस्ट यू नो पावर्टी की बात कर रहे हैं। हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि एयर पोल्यूशन कितनी है कराची में। इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि सोसाइटीज़ जो हैं वो कचरे की बात कर रहे हैं हम, कि कचरे का क्या प्रॉब्लम है, कचरे को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट, या सस्टेनेबिलिटी कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रेमिस है वो बहुत फ़र्क है, और मेरे लिए इंटरेस्टेड पर्सपेक्टिव इस वक्त ये है कि हमें दूसरे ऐसे एरियाज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। आजकल के दौर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल में आर्ट का हमेशा से ये एक रोल रहा है कि वो एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। और आजकल के दौर में ये जो दूसरे मसाइल हैं, मुझे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं पर्सनली। चलें, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, वक्त थोड़ा सा कम है तो मुस्तकिल जवाब देंगे। पब्लिक आर्ट पाकिस्तान में इतना कम क्यों है? जैसे कि दीवारों पे, मतलब इतने हमारे पास आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमारी दीवारें बिल्कुल बंजर हैं, हमारी बिल्डिंग्स बिल्कुल डल किस्म की हैं। तो म्यूरल्स इस तरह की, वो जिनसी दवाखानों ने कब्जा किया हुआ है, कहाँ से आएगा? है? वो कह रहे हैं जिनसी दवाखानों ने कब्जा किया हुआ है, तो कहाँ से आएगा पब्लिक आर्ट? वो भी एक आर्ट ही है। वो भी एक आर्ट ही है। वो भी एक आर्ट ही है। चलिए, हम रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, क्योंकि कम से कम ये है कि आर्ट से एक ऑप्टिमिज्म आता है। एक आर्टिस्ट जो है वो दूसरे मसाइल की तरफ भी निशानदेही करता है, थोड़ी ब्रेक मिल जाती है, तो हमें ब्रेक मिल जाती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। प्रोग्राम में आज इतना ही, हमें फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।